Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the legislature and the executive. बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, जो भी कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आप जैसे ही टीवी ऑन करते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, जब भी हम कोई न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं तो न्यूज़ आती है, लोकसभा में आज ये हुआ, राज्यसभा में ये हुआ, प्रेसिडेंट ने ये किया, प्राइम मिनिस्टर ने ये किया। तो मतलब जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे उससे लाइव तो नहीं, पर टीवी पे लाइव देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। तो हम लोग पहले देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पावर क्या है, फंक्शंस क्या हैं। यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो भाई यहाँ पर एक जो लड़की होती है वो अपने पापा के साथ मार्केट से आ रही होती है, तो वो देखती है कि कुछ लोग हैं जो प्रोसेशन निकाल रहे हैं और उनके हाथों में बैनर है और वो कुछ स्लोगन्स को चैंट करते जा रहे हैं कि वोट फॉर XYZ। अब यहाँ पर XYZ दिया है क्योंकि बुक आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करके नहीं दिखा सकती अपने आप को, नहीं तो यहाँ पर स्लोगन होंगे वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर समाजवादी पार्टी या वोट फॉर बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहाँ पर हो सकता है। ऐसे स्लोगन्स बोलते हुए लोग जाते हैं, पर ये लड़की समझ नहीं पाती है क्या होता है, तो वो अपने पापा को पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो नीना के पापा उसे बताते हैं कि ये कैंपेनिंग कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए। ठीक है, इन दीज इलेक्शन द पीपल ऑफ आर कंट्री, इन इलेक्शंस में जो हमारे कंट्री के जो लोग होते हैं वो लोकसभा के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो वो लड़की समझ जाती है, कहती है अच्छा ओके ओके पापा। चलो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। तो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ आपको बता रहा है कि आपकी जो कंट्री है बहुत ही वास्ट है, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज की बात कर लो, कल्चर की बात कर लो, एथनिक कंपोजिशन की बात कर लो, रिलीजन की बात कर लो, है ना। बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में है, तो डाइवर्सिटी तो है। साथ ही साथ वास्ट है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री भी है। ये लोग तो एक बात नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रिच इन डाइवर्सिटी, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो इतनी बड़ी कंट्री को संभालना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या एक ही अगर लेवल हो गवर्नमेंट के लिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर पानी बहुत कम होता है ना। मेघालय मिज़ोरम की बात करें तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को लगता है क्या कि सेंट्रल से एक जैसी पॉलिसी मेघालय, मिज़ोरम, राजस्थान या केरल के लिए डिज़ाइन की जा सकती है? बिल्कुल नहीं डिज़ाइन की जा सकती है। तो इसीलिए हमें चाहिए था कि हम स्टेट लेवल पे भी एक गवर्नमेंट बना दें जो अपने लेवल पे अपने जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व कर पाए। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, रिच डाइवर्सिटी भी है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है सिंगल गवर्नमेंट के लिए कि वो इतनी बड़ी कंट्री को स्मूथली मैनेज कर पाएँ जैसे कि इंडिया है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट होगी। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल तो थे ही बेटा। जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने एनफोर्समेंट में लेके आए हैं तब से ही हमारे पास नेशनल लेवल गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल गवर्नमेंट है। पंचायती राज सिस्टम भी हुआ करता था, पर वो फॉर्मल उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ था, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से पंचायती राज सिस्टम को चलाती थी। बहुत टाइम तक ये प्रॉपर स्मूथ नहीं चल पाया। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, इट इज़ रिटन क्लियरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम वे स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। पर जो लोकल लेवल गवर्नमेंट थी या जिसे हम पंचायती राज सिस्टम था, उसका बहुत ज़्यादा मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। स्टेट अपने हिसाब से उसे मैनेज कर रहे थे। पर जब वो स्मूथली नहीं चला तो 1992 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में हमने सुधार किए और अमेंडमेंट नंबर थे 73 एंड 74। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट किए, अमेंडमेंट करने का मतलब होता है कोई भी चेंज करना, सुधार करना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे हम नई चेंज बोलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट डील करता था पंचायती राज सिस्टम के साथ और 74th अमेंडमेंट डील करता था किसके साथ, म्यूनसिपाल्टी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपालिटी सिटीज़ के साथ डील करता था या विलेज के साथ डील करता था। पंचायती राज सिस्टम के लिए 73rd अमेंडमेंट हुआ। 74th अमेंडमेंट सिटीज़ से जुड़ा था। छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर म्यूनसिपालिटीज़ बनेंगी, बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनेंगे। नाउ ऑर्गन्स, अच्छा चलो पहले इसी को देख लो कि अब हमारे कंट्री में 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, देन लोकल लेवल गवर्नमेंट जिसमें विलेज पंचायत भी आ जाएगी, म्यूनसिपालिटीज़ भी आ जाएगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आ जाएगी। नाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा देखो, काम बहुत सारे होते हैं, है ना, जिनको एक व्यक्ति बैठ के प्रॉपरली डील नहीं कर सकता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला ठीक है, हम काम का भी बंटवारा कर देते हैं। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके भी जो काम है उन्हें 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो 3 मेजर पार्ट्स थे, 3 मेजर ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फंक्शंस को, जो गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस को नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस में, ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया। वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो लेजिस्लेचर की बात करें तो लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। वहीं स्टेट में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर नेशनल लेवल पे भी डिवीजन किया और हमने स्टेट लेवल पे, तो होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। फिर अगर हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो नेशनल लेवल पे होंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो होगा हमारे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स। फिर अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है वो है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है हाई कोर्ट। ठीक है, सो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग, नियम बनाना, कानून बनाना। हु इज मेकिंग लॉज, मतलब कानून इन आवर कंट्री? लेजिस्लेचर हमारी कंट्री में कानून बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव ये लॉज को एनफोर्स करते हैं। जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उन्हें ऑन ग्राउंड फॉलो करवाने का काम कौन करता है? भाई हमारे एग्जीक्यूटिव्स को उन्हें एनफोर्समेंट में लाते हैं। ठीक है, लॉज बन गए, उन्हें एनफोर्समेंट में लाएंगे एग्जीक्यूटिव्स, और जुडिशरी देखेगी कि भाई ये जो लॉज बने हुए हैं ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, साथ ही साथ कितने लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या पेनाल्टी होनी चाहिए, ये सब डिसीजन कौन लेगी? हमारे जुडिशरी। ये वो बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटरप्रिटिंग द लॉज ऑफ लैंड एंड डीलिंग विद द सिचुएशन दैट अराइज ड्यू टू ब्रीच ऑफ लॉज। अगर ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, अगर आप कोई नियम कानून तोड़ेंगे तो आपके साथ कौन डील करेगी? जुडिशरी। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटा अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने चुना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो कहाँ पर चलता था? ब्रिटेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रफली 200 ईयर रूल करके गए, तो हम ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशन को ज़्यादा अच्छे से जानते थे, समझते थे। तो हमें हमारी नीड के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने उसे अडॉप्ट कर लिया। चल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सिस्टम पे बेस्ड था, जिससे हम ज़्यादा फेमिलियर्स थे। हम इंडियंस बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। कब से फेमिलियर थे? जब ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर था, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तब हम बहुत अच्छे से जान चुके थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो चीफ अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। वैसे बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। इस सिस्टम में बच्चा 2 काइंड के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है नॉमिनल हेड, तो हमारी कंट्री में ये जो नॉमिनल हेड है वो है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो एक्चुअल हेड है वो कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल का मतलब होता है बेटा नाम मात्र का, मतलब एक्चुअल में कोई पावर इनके पास नहीं है, पर इन्हें हेड कहेंगे। पीएम जिनके पास पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, ये एक्चुअल हेड होते हैं हमारी कंट्री के। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है एक्चुअल हेड। नॉमिनल हेड है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट, और वहीं यूके की बात करें या ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर होते हैं मोनार्की, और एक्चुअल हेड में पीएम है। सेम वहाँ पर भी एक्चुअल हेड पीएम ही है। जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं इंडियन यूनियन का,
इन हुज नेम ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज, प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। फिर भी जो प्रेसिडेंट है हमारा वो सिर्फ नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो किसकी हेल्प से काम करता है या किसके कहने पे काम करता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट अपने खुद के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इन्हें जो भी काम करना होता है उसमें कहाँ कहीं ना कहीं किसकी हेल्प लेनी होती है, प्राइम मिनिस्टर। नाउ रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है बेटा उनमें क्लोज रिलेशनशिप होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। इट मीन्स जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जनरली इलेक्ट होके आते हैं किससे, जनरल पब्लिक से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में इलेक्ट होके आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के। कौन, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मतलब हमारे लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेट्रा। क्लियर है। अगर यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आया है तो ध्यान से समझो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्लोज रिलेशनशिप होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, क्योंकि लेजिस्लेचर में आ गए बेटा लोकसभा, लेजिस्लेचर में आ गई राज्यसभा। तो लोकसभा में कौन बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं हमारे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हो, भले ही तो अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, ये कहाँ पर बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं। और ये सारे के सारे ही इलेक्टेड मेंबर हैं उस लेजिस्लेचर के, और यही क्या बन गए बाद में, मिनिस्टर्स बने हुए हैं। तो जब जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें लोगों ने चुना होता है, फॉर्म करते हैं किसको, लोकसभा को। जैसे इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में हमने वोटिंग की, वोटिंग के बाद कुछ मेंबर सिलेक्ट हो गए, उन्हें हम कहेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग कहाँ बैठेंगे, लोकसभा में जाके बैठेंगे, ठीक है, और लोकसभा को बनाएंगे। जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, मतलब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं उस पार्टी से एक लीडर, या तो इलेक्शन के पहले ही वो फेस हमें पता होता है और कई बार इलेक्शन के पहले नहीं पता होता है। तो इलेक्शंस के बाद जैसे ही आपको मेजॉरिटी मिल जाती है आप डिसाइड करते हैं भैया कि यार हम पीएम किसको बनाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाएंगे। देखो जब 2019 के इलेक्शन हो रहे थे तो हमें पता था कि अगर बीजेपी जीतती है, if BJP will win, then who will become the next PM? नरेंद्र मोदी। बट कांग्रेस की साइड से ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था कि अगर कांग्रेस जीत जाती है 2019 में तो पीएम कौन बनेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि आप इलेक्शन के पहले ही पीएम फेस बता देते हो और कई बार इलेक्शंस के बाद पता चलता है जब आपको मेजॉरिटी मिल जाती है। पर बात यह है कि जो लीडर होगा मेजॉरिटी पार्टी का लोकसभा में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और सरकार बनाएगा। अगर गवर्नमेंट लॉसेज द सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर इट हैज़ टू रिज़ाइन, पर अगर सरकार से लेजिस्लेचर का सपोर्ट छिनता है तो उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, टेलीविज़न कोई भी बच्चा देखता होगा तो आपको पता होगा कि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया था लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के उनको इस गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं रहा। फिर नरेंद्र मोदी ने अपने कॉन्फिडेंस को शो किया और बताया कि नहीं भैया हम आज भी मेजॉरिटी में हैं और अभी तो हम ही रूल करते रहेंगे। पर अगर ऐसा होता है कि अगर इनका सपोर्ट छिनता है तो इन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में भी आप लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख सकते हो, जहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं स्टेट्स के उनमें आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स। ये स्टेट लेजिस्लेचर को बनाते हैं। जैसे लोकसभा बनती है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर भी बनता है, जिसे आप विधानसभा कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ये मेंबर्स भी डायरेक्टली इलेक्ट होके ही आते हैं। लोकसभा मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे और वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के जो लोग होंगे वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे। जो मेंबर होते हैं विधानसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कौन इलेक्ट करता है उन्हें, जनरल पब्लिक। स्टेट में जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है। जैसे मैंने पहले बता दिया सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, वैसे स्टेट लेवल पे जो नॉमिनल हेड है वो कौन है, गवर्नर है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज इक्वल्स टू गवर्नर, पीएम इज इक्वल्स टू सीएम। कहाँ पर, अगर हम स्टेट की बात करें तो नेशनल लेवल पे ये होंगे।
नाउ यूनियन लेजिस्लेचर, जो यूनियन लेजिस्लेचर है हम उसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट। तो पहली बात आप लाइन लिखेंगे, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। और लोकसभा के साथ ब्रैकेट में आप द हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा के साथ ब्रैकेट में काउंसिल ऑफ स्टेट। बेटा जो राज्यसभा है उसे ही हम अपर हाउस कहते हैं और जो लोकसभा है उसे ही हम लोअर हाउस कहते हैं। तो राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। तो यहाँ से डिफरेंस भी बनते हैं लोकसभा राज्यसभा में कि भाई लोकसभा को और क्या कहते हैं, तो हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। और जो मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के उन्हें कहा जाता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो, जो पार्लियामेंट होती है वो साल भर में लगभग 2 बार तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा बार मिल सकती है बट एटलीस्ट 2 बार तो उसे मिलना ही पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कहता है कि जब 2 लोकसभा या 2 राज्यसभा के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब साल भर तो में आपको 2 बार तो मिलना मैंडेटरी है, क्योंकि 2 मीटिंग्स के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द हाउस, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो। हर जो सेशन होता है पार्लियामेंट का उसे समन भी प्रेसिडेंट करते हैं और क्लोज भी प्रेसिडेंट करते हैं। ईच सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज समन बाय, क्लोज बाय। नाउ लोकसभा, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, ये हम लास्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। तो बेटा लोअर हाउस से आप लोगों को ये लग रहा होगा शायद इसके पास पावर कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू कंपेयर लोकसभा एंड राज्यसभा, हु इज़ हैविंग मेजर पावर, तो लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। क्यों ज़्यादा पावरफुल है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जितने भी मेंबर्स होते हैं बच्चा, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय कॉमन मास, बाय जनरल पब्लिक, बाय पीपल। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर लोगों का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो लोकसभा में जो मेंबर्स आते हैं उन्हें हम लोग जनरल पब्लिक ही इलेक्ट करके भेजती है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, लोकसभा। ठीक है, चलो बुक में क्या लिखा वो पढ़ते हैं। जो लोकसभा होती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है बच्चा, वोटिंग राइट फॉर ऑल, है ना। जब आप एक पर्टिकुलर एज हो जाने के बाद सबको वोटिंग राइट दें बिना किसी बायसनेस के, भले वो मेल हो, फीमेल हो, गरीब हो, अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, गोरा हो, काला हो, रेस की बात जब आप ना करें, कास्ट की बात जब आप ना करें, रिलीजन की बात आप ना करें और सबको वोटिंग राइट दे दें, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट टू ऑल। हमारे इंडिया में वोटिंग की एज है 18 ईयर्स। अगर आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो आप बिना किसी बायसनेस के वोट दे सकते हैं। इवन दो इट इज कॉल्ड लोअर हाउस, हम इसे लोअर हाउस कहते हैं, पर ये ज़्यादा पावरफुल है किससे, राज्यसभा से। क्यों, क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो किसने चुने हैं बेटा, कॉमन मास ने, जनरल पब्लिक ने। इट इज़ मोर पावरफुल बिकॉज इट रिसाइड्स द विल ऑफ द पीपल। लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति भेजे गए हैं लोकसभा में, वो व्यक्ति बैठेंगे जिनको जनरल पब्लिक ने मैंडेट दिया है, तो इसीलिए जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर हम कंपोजिशन की, क्या समझ में आ गया, देखो बेटा जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो वो जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है हम उसे वोट देते हैं, तो हम ये सोच समझ के देते हैं कि भैया ये एक्स या वाई या जेड पर्सन बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमें प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करेगा, हम उसको पहुंचाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति पहुँचे हैं उनको पहुँचाने में रोल किसका है, जनरल पब्लिक का है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, नहीं भी आई तो एक बार रीड करोगे। नाउ कंपोजिशन, तो बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की वो 552 होगी। ठीक है, इसमें से जो 530 लोग होंगे या नॉट मोर देन 530 आर टू बी चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से चुन के 530 पीपल आएंगे लोकसभा में। फिर जो 20 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आएंगे यूनियन टेरिटरीज से,
ठीक है, 550 हैं, तो 550 में से हमने बोल दिया 530 स्टेट से आ रहे हैं, तो 20 कहाँ से आएंगे बच्चा? यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज, और ये वाले कहाँ से आएंगे? स्टेट से आएंगे। क्लियर है? फिर जो दो लोग होंगे, 552 है ना, तो दो लोग बच गए, 530 ये हो गए, 20 ये हो गए, बचे कितने से? भी दो। ये दो लोग जो होंगे वो आएंगे कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और इन्हें नॉमिनेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। टू मेंबर्स यूज टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर इनका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है, ये एंग्लो इंडियन कौन होती है बच्चा? मदर जिनकी इंडियन होगी, फादर कहीं ब्रिटेन हो सकते हैं, पोर्चुगल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब पापा वाली साइड से वो ब्रिटेन से हो, पोर्चुगल से हो या फ्रेंच से हो, पर मदर कौन हो? इंडियन हो, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियंस जो होंगे उनका अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो दो व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है। पर हमने 104 अमेंडमेंट करके 2019 में ये जो दो सीट्स थी उनके आने वाले टाइम में कोई भी नॉमिनेशन नहीं होंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। ठीक हुई बात? क्यों लिख दिया है? क्योंकि बेटा अगर 1947 में भी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा किससे? किसी ब्रिटिश फादर या फ्रेंच फादर और इंडियन मदर से, तो आज उसकी एज इतनी हो गई होगी कि अब तो पार्लियामेंट का मेंबर बनने जितनी एज का नहीं होगा, है ना। उसके बाद से तो फिर ये ख़त्म ही हो गया, फिर तो ब्रिटिशर्स 1947 के बाद से इंडिया से चले गए, पोर्चुगल थोड़े दिन बाद गए, खैर वो एक मैटर अलग है, वो छोड़ दो अभी। पर अब हमने कह दिया है, 2019 में अमेंडमेंट कर दिया है कि भाई अब जो इलेक्शन होंगे 2024 में, अभी तो खैर एंग्लो इंडियंस नॉमिनेशन है, 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें कोई नॉमिनेशंस नहीं होंगे। किसके? एंग्लो इंडियंस के। स्पेशल प्रोविजंस हमने दिए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, उन लोगों के लिए हमने रिजर्वेशन दिया है, और वो कब से दिया है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से ही दे दिया है। और 19 में जब हमने ये वाला अमेंडमेंट किया, 104th अमेंडमेंट, जिसमें कि हमने ये कह दिया कि अब एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेशन नहीं होगा, तभी हमने ये बात भी कर दी कि भैया जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है ये आने वाले 10 सालों के लिए और बढ़ाया जाता है, अभी 2030 तक रहेगा। बेटा ये परमानेंट नहीं है, पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के परमानेंट प्रोविजंस में से ये नहीं है, इसे हम 10 ईयर तक इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो अभी हमने 30 तक और रिजर्वेशन को इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक हुई बात? तो स्पेशल प्रोविजंस हमने बनाए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। पर जब 104 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 में, तो हमने लोकसभा असेंबलीज, स्टेट असेंबलीज़ के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को अभी एक्सटेंड किया है 10 सालों के लिए, 30 तक, और मुझे लगता है ये शायद कभी ख़त्म होगा भी नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा, हम बढ़ाते रहेंगे इसको ऐसे 10-10 साल करके। There are 543 members in 17th Lok Sabha that was elected to power in 2019. 2019 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी, उसमें 543 मेंबर्स हैं, और ये जो 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये क्या बनाती है? 17th लोकसभा। क्लियर हुई बात? अगर यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको थोड़ा सा दिमाग से अभी क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 552 स्ट्रेंथ हो सकती है, जिसमें से कि 530 स्टेट से आएंगे, 20 यूनियन टेरिटरी से आएंगे, बचे हुए तो प्रेसिडेंट चुनेगा। पर 2019 में 104 अमेंडमेंट में हमने ये कह दिया कि भैया आप इसके अलावा जब आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसमें ऐसा कोई इनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। फिर हमने बोला SC/ST को हम एक जो स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे हैं वो आगे आने वाले 10 साल और देंगे, 30 तक चलेगा ये। टोटल अभी की अगर हम बात करें तो जो करंट स्टेटस है वो ये है कि लोकसभा में 543 मेंबर हैं। कब बनी थी ये लोकसभा? 2019 में। और कौन सी लोकसभा थी? 17th। क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए आपके पास अगर आपको लोकसभा मेंबर बनना है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, लोकसभा में जाके बैठना है तो? ठीक है, तो पहला है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, दूसरा आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो पहले 25 साल के होना ज़रूरी है, भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, आप बैंकक्रप्ट ना हो, मतलब आपके पास ऐसा ना हो कि कुछ भी नहीं बचा, आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट कम है, मतलब आपके ऊपर दुनिया भर की उधारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और आप मेंटली अनसाउंड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत साउंड पर्सन होने चाहिए। मतलब मेंटली अनसाउंड का मतलब होता है पागल, ठीक है? तो आप पागल नहीं होने चाहिए, ना ही तो दिवालिया निकला होना चाहिए आपका। और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्लियर है? दोनों चीज़ें आपके साथ में नहीं रह सकती। सो वन मोर टाइम, फटाफट टक टक टक। वन, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 25, बैंकरप्ट ना हो, मेंटली अनसाउंड ना हो, और कोई गवर्नमेंट जॉब या ऑफिस को होल्ड ना करता। अब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्शंस को। तो जब इलेक्शन होना होता है लोकसभा का, तो हमने इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑलरेडी बना रखी हैं, ठीक है? मतलब लोकसभा के इलेक्शन के लिए इंडिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवीज़न का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है पॉपुलेशन, कभी भी एरिया नहीं होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं ये एरिया के बेसिस पे नहीं बनेंगे कि सेम एरिया हो, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। जबकि दो एरिया के हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो, इसकी बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन हो सेम हो, कंपोजिशन भले ही सेम ना हो पर पॉपुलेशन सेम हो, ठीक है? चलो, अच्छा, इसके बाद ये ध्यान रखना कि हो सकता है आपको ये एरिया बड़ा दिख रहा हो और ये एरिया छोटा दिख रहा हो, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, पर यहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा देखना सेम ही होगी। जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के पर्पज़ के लिए हम स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर देते हैं। इंडिया की जो डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ और जो स्टेट्स हैं उन्हें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। जो नंबर होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का हर स्टेट में या हर यूनियन टेरिटरी में, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एक स्टेट से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी ये डिसाइड होगा स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन को देखते हुए। अगर हम गोवा की बात करें या हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें, तो यहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है बच्चा कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी बहुत ही कम होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कई बार हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज भी कर सकते हैं। सेवरल कैंडिडेट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैंडिडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाय हो सकता है, भले वो बीजेपी हो, भले ही वो कांग्रेस हो, भले ही वो आम आदमी पार्टी हो, भले ही वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो। या आपके एरिया में जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चलती हो वो उससे आप अलाय कर सकते हैं। मतलब उससे आप बोल सकते हैं कि भाई मैं आपकी पार्टी से खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे अपनी पार्टी का मेंबर बना लो, ठीक है? और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप अलाय नहीं करना चाहते, किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड से खड़ा नहीं होना चाहते, तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बन सकते हो। वोटिंग होती है थ्रू सीक्रेट बैलेट, मतलब मैं एक्स को वोट दे रही हूँ, वाई को वोट दे रही हूँ, जेड पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रही हूँ, ये किसी और को पता नहीं चल पाएगा। देखो इस तरीके से पूरा सेटअप होता है। यहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं जो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आपके फिंगर पे इंक लगाएंगे, और फिर यहाँ पर इस तरीके से पोलिंग बूथ बना हुआ होता है। और इस पोलिंग बूथ के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, वीवीपैट होगा, वहाँ पर आप जब भी बजर दबा देंगे तो आपका वोट चला जाएगा। बज़र नहीं, मतलब बटन को प्रेस कर देंगे, तो मतलब ऐसे बटन्स होते हैं, उन बटन्स को जब आप प्रेस करेंगे तो आप वोट डाल पाएंगे। और आपका वोट किस पर्टिकुलर पार्टी को गया है उसी को गया है कि नहीं जिसको आपने दिया है, तो इसके लिए आजकल वीवीपैट भी आ गया है जिससे एक स्लिप जनरेट हो गया। आप लोगों ने एटीएम मशीन देखी होगी ना, तो जब हम एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो एक फट से स्लिप निकल के आती है, उसी टाइप की स्लिप वीवीपैट से भी निकल जाती है। अब जो कैंडिडेट होगा जिसे हाईएस्ट नंबर में वोट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाएगा। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द लोकसभा। वो लोकसभा में जाके बैठेगा। इंडिया में जो इलेक्शन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी करवाती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। और इस इलेक्शन कमीशन में होता है इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है। बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन, और उसका जो हेड होता है इलेक्शन कमिश्नर वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपको उसका नाम तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके बताओ, पर कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर बेटा।
तो जो इलेक्शन कमीशन है उसे सेटअप किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्टी होती है जिसे सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होंगी पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी। अ पार्टी दैट सिक्योर्स द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट बिकम्स द रूलिंग पार्टी। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अदर पार्टीज़ के, उन्हें हम कहेंगे अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अब जो रूलिंग पार्टी है जितनी वो इम्पॉर्टेंट है उतना ही अपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो पॉलिसीज़ बनाएगी, जो प्लान्स बनाएगी, उसमें क्रिटिसिज्म देखना, वो प्रॉपर है कि नहीं देखना, वो कंट्री की नीड्स को सर्व कर पा रहा है कि नहीं, ये देखना किसका काम है, अपोजिशन का। तो अपोजिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अपोजिशन है वो चेक करेगा रूलिंग पार्टी को बाय क्रिटिंग इट्स पॉलिसीज़ जितनी भी बनेगी उनको क्रिटिसाइज़ करके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा अपोजिशन। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उन पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनमें से ही एक लीडर चुना जाता है और वो लीडर बनता है पीएम, ठीक है, और फिर वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाएगा। टर्म की अगर हम बात करें तो यूजुअली लोकसभा का टर्म 5 ईयर का होता है, पर कई बार हम लोग देखते हैं कि लोकसभा पहले भी एक्सपायर हो जाती है। अटल बिहारी गवर्नमेंट पहली बार 13 दिन में गिर गई थी, दूसरी बार 13 महीने में गिरी थी, और तीसरी बार वो पूरा 5 ईयर चली थी। तो देखो 13 डेज़ में भी आपकी सरकार ख़त्म हो सकती है, 13 मंथ में भी ख़त्म हो सकती है, और पूरे 5 साल भी चल सकती है। एग्जाम्पल मुझे पता था इसलिए मैंने दे दिया, और भी दूसरी गवर्नमेंट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पर अगर हम यूजुअल टर्म की बात करें तो वो 5 ईयर होता है। पर प्रेसिडेंट कब लोकसभा को पहले भी डिसॉल्व कर सकता है अगर रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले। जब इमरजेंसी लगती है ना बेटा, तो 1 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम लोकसभा के पीरियड को। जैसे 5 साल की होती है वैसे लोकसभा, पर इमरजेंसी जैसे आज लग गई और कल उसके 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, तो 1 साल और लोकसभा का टर्म बढ़ जाएगा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें कि कौन प्रेसाइड करता है, कौन चेयर करता है मीटिंग्स को, तो अभी करंट में आप ओम बिरला सर्च करें। अभी फट से वीडियो को पॉज करके सर्च करो, तो अभी जो करंट प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं वो है ओम बिरला, ठीक है। चलो, तो जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने आप में से ही एक व्यक्ति को, जिसे वो कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो ध्यान देता है कि जो लोकसभा है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर वे में कंडक्ट हों। एट द एंड ऑफ इन डिबेट वो वोट के लिए भी बोल सकता है किसी इशू पे। प्रॉपर वे में लोकसभा कंडक्ट हो, राज्यसभा के लिए अलग मैटर है, फिर वो बाद में देखेंगे। प्रॉपर वे में लोकसभा कंडक्ट हो इसका ध्यान रखता है स्पीकर। जब डिबेट का एंड हो जाता है तो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है, जो स्पीकर है, वो वोटिंग के लिए बोल सकता है। वो खुद अपने वोट को एक्सरसाइज कर सकता है, पर कब सिर्फ टाई के केस में। अगर 50 वोट्स इन्हें भी मिल जाएँ, 50 इन्हें भी मिल जाएँ, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो इन दोनों में से किसी के साइड जाएगा, तो उसका वोट +1 हो जाएगा। तो यहाँ 51 मतलब ये होगी, मतलब ये लोग जीत जाएंगे। जीत जाएंगे क्या मतलब, जिस भी बात पर डिबेट हो रहा होगा, जो भी बात डिसाइड होनी होगी वो हो जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर भी होता है जो प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट करता है जब स्पीकर बाहर हो, ठीक है, ये भी इलेक्टेड होता है। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. Let's start Rajya Sabha in part 2.